Hello everyone and welcome back to Thakurwadi classes. I hope you all are good and doing well. I am also fine. Thank you. मैं हूं गौरव और अब तक हमने अपने शुरुआती दो वीडियोस से पहला था वही फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स और दूसरा क्या था फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। इन दोनों से अपने सिलेबस को समझा था और उसके जस्ट बाद हमने एक सीरीज स्टार्ट किया था बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। उसमें हमने अपने पहले वीडियो में क्या देखा था बेसिक मैथमेटिकल टूल पार्ट 1 में जस्ट ये देखा था कि फंक्शन क्या होता है। उसमें क्या क्या देखा था सेट रिलेशन फंक्शन, छोटे छोटे कंसेप्ट, इनको देखा था। दूसरे वीडियो में हमने देखा था डिफरेंट मैथमेटिकल फंक्शंस, उनके ग्राफ, क्या उनका डोमेन होगा, क्या रेंज होगा, ये सब चीज देखा था। तीसरे वीडियो में देखा था हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बेसिक मैथमेटिकल टूल पार्ट 4 में हमने देखा था डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, उनके ग्राफ, डोमेन, रेंज और सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। कौन से फंक्शन का आप इन्वर्स निकाल पाओगे, किसका नहीं निकाल पाओगे, ये सब हमने देखा था। और अपने आखिरी वीडियो में हमने क्या देखा था बेसिक्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री और फंडामेंटल्स ऑफ पेरियोडिक फंक्शन। आज उसी से हम लोग आगे चलेंगे। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान टॉपिक है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड टॉपिक है। मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का पार्ट है, बोलते इसको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हैं। इसका आपको यूज आगे जो हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे वहां भी होगा। इसी सीरीज में कभी न कभी देखेंगे बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वहां भी होगा। और लीनियर इक्वेशन अलजेब्रा का ही पार्ट है, उसको सॉल्व करने में भी मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का बहुत ही क्रूशियल रोल है। ये जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आएगा। वीडियो ये भी हैवी होगा क्योंकि भले ही बेसिक्स देखना है हमें, लेकिन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। और वीडियो हैवी होने का यही रीजन है। ये आपको हो तो आप 3 बार में देख लेना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड दैट इज बेसिकली बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मोटी मोटी हर बात कवर हो जाएगी, इसीलिए वीडियो हैवी होगा। और बेसिक्स क्यों, यही बेसिक मैथमेटिकल टूल है। सो पहले समझते हैं इसको, फिर मैं अंग्रेजी में डिफाइन कर दूंगा। चाहे मैट्रिक्स बोल दो या डिटर्मिनेंट बोल दो, पहली चीज तो यह है कि दोनों ही क्या है कलेक्शन या अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स, ये होता है। चाहे मैट्रिक्स बोलो चाहे डिटर्मिनेंट बोलो, तो क्या बोला कि कलेक्शन ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट है। ध्यान देने वाली बात ये है मैट्रिक्स का कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का एक फिक्स वैल्यू होगा। और आप डिटर्मिनेंट जो डिफाइन करते हो एक स्पेसिफिक मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हो, बोलते हो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स है। अभी जब क्लासिफाई करेंगे थोड़ी देर में मैट्रिक्स को आपको समझ में आएगा। अभी तक के लिए आप ये बोल दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो और कॉलम बराबर हो, जितने रो हो उतने कॉलम हो। तो मैट्रिक्स का फिक्स वैल्यू नहीं होगा, डिटर्मिनेंट का फिक्स वैल्यू होगा। और डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ आप पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हो, फिर उसे कैलकुलेट करते हो। डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी देखेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को खत्म होते होते आपको किसी भी ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खोलना आ जाएगा। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है मैट्रिसेस के, जैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो उनको भी देख लेंगे। सो ये था कि मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ नंबर है जो एक किसी स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होगा, उसी को क्या बोलोगे मैट्रिक्स बोलोगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स को इंग्लिश में डिफाइन करना हो तो एक लाइन में लिख दीजिए मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर या ऑब्जेक्ट, कुछ भी
नंबर हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, उसका क्या हो, रेक्टेंगुलर एरे है। फैशन कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। अब अगर नंबर है तो नंबर रियल भी हो सकता है और नॉन रियल या इमेजिनरी भी हो सकता है, आयोटा वाला वो भी हो सकता है। तो ये था मैट्रिक्स, क्या है, रेक्टेंगुलर एरे है नंबर का या ऑब्जेक्ट का। एरे का मतलब बेसिकली होता है कि जब चीजें किसी एक डेफिनिट या स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज हो, क्या बोल दोगे उसको, एरे बोल दोगे। और अगर आपको एरे को मैथमेटिकली डिफाइन करना हो तो एक लाइन में बोल दीजिए, सेट ऑफ नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स दैट वुड फॉलो अ सर्टेन पैटर्न, वो चीज होता है एरे। तो मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर है या ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे फैशन कैसा होगा, अरेंजमेंट का चीजों का, रेक्टेंगुलर फैशन होगा। सो इफ यू आर प्रोवाइडेड विद अ रेक्टेंगुलर एरे, और रेक्टेंगल क्या है भाई, प्लेनर फिगर है, और ये अपना बोर्ड भी क्या है, एक्स वाई प्लेन है। आपको रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए और वर्टिकल लाइन चाहिए। सो इन दिस रेक्टेंगुलर एरे लेट अस से m हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और n वर्टिकल लाइंस हैं। तो ये रेक्टेंगुलर एरे है जिसके पास m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बताएगा, रो को या रोज को, और वर्टिकल लाइन किसको बताएगा, कॉलम को। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर एरे जो है जिसके पास m हॉरिजॉन्टल लाइन है, n वर्टिकल लाइन है, तो वो क्या कहलाएगा, कौन सा रूप लेगा, ये वो रूप लेगा, यह एक मैट्रिक्स का रूप लेगा। लेट अस नेम इट एज ए, जिसका ऑर्डर क्या होगा, लिखा m इंटू n है, पढ़ना m बाय n है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ रेक्टेंगुलर एरे विद m horizontal line and vertical line, so this will form a matrix, let us name it as A, such that its order would be what, m by n, m by n, लिखा m into n है, पढ़ना m by n है। so एक पॉइंट यहां से आया कि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, रो बाय कॉलम, लिखा यहां भी रो इंटू कॉलम है, पढ़ेंगे क्या, रो बाय कॉलम। ये था, कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी, जस्ट डिफाइन किया है। अभी जैसे जैसे आपको बढ़ेगा वीडियो, आपके काम का बहुत होगा ये वीडियो, इसीलिए हैवी होगा। क्या बोला, क्या होता है ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स का, m बाय n। अब आपको फैमिलियर कराने के लिए कोई एक मैट्रिक्स ले लो A। अब देखो पहचानने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो ऐसे डब्बा बना के आप कर सकते हो, लेकिन जब डिटरमिनेंट रिप्रेजेंटेशन होगा तो बस ये दो डंडे के बीच में आप चीजों को अरेंज करोगे, परेशान नहीं होना है। आगे जब डिटरमिनेंट आएगा वहां भी एक बार इसको रिपीट कर दूंगा। सो ये डब्बे के बीच में अगर चीजें अरेंज है तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन है वो। सो इसमें कुछ एंट्रीज होंगी, 6 7 8 5 2 1 4 3 9 10 11 12। देखो रेक्टेंगुलर पैटर्न है, बिल्कुल है। हॉरिजॉन्टल लाइन देखो 6 7 8 5, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना रहा है, 2 1 4 3 दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, 9 10 11 12 तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन देखो 6 2 9 पहला वर्टिकल लाइन, सॉरी वर्टिकल लाइन, 7 1 10 दूसरा वर्टिकल लाइन, 8 4 11 तीसरा वर्टिकल लाइन, और 5 3 12 चौथा वर्टिकल लाइन। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3। कितने रो होंगे, 3। कितने वर्टिकल लाइन है, 4। कितने कॉलम होंगे, 4। ऑर्डर क्या हो जाएगा इस मैट्रिक्स का, 3/4। लिखा यहाँ 3 into 4 है, पढ़ेंगे 3/4। सो ये अपना पहला हॉरिजॉन्टल लाइन था, तो ये क्या हो जाएगा, पहला रो। सो लेट अस नेम इट एज R1। दूसरा है R2, तीसरा क्या हो जाएगा R3। कॉलम में कंसीडर करो तो ये क्या था, पहला कॉलम C1, दूसरा C2, तीसरा C3 और ये चौथा C4। इस तरह से आप किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो एकदम रेक्टेंगुलर फैशन ही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को रो बोला, वर्टिकल लाइन को कॉलम बोला। अभी जस्ट डिफाइन किया हमने क्या होता है मैट्रिक्स। दूसरा
सवाल ये आता है कि इवोल्यूशन जन्मा क्यों, कहां से ये पिक्चर में आ गया इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन में भी लिखने में बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, मैं समझा देता हूं, कीवर्ड फिर लिख दूंगा। क्या बोला आपको कि अलजेब्रा का ही पार्ट है लीनियर इक्वेशन, उसमें अब तक आपने 2 वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। 2 इक्वेशन दिया रहता था एक्स वाई में, आपको कुछ मेथड सिखाए जाते थे, आप उसके मदद से इक्वेशन सॉल्व करते थे, वेरिएबल्स का आंसर निकालते थे। लेकिन अब आपका लेवल बहुत ऊपर उठ चुका है, अब 2 से काम नहीं चलेगा, अब 3 वेरिएबल आएंगे। तब क्या करेंगे, तब यहां पर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का रोल आता है। लेकिन ये कहां से आया है, इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि इससे पहले जितने भी मेथड्स थे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के, अब वो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं और आपको नाम ना भी पता हो उसमें घुस गए ना भाई, तो 4-5 मिनट और घुस जाएगा, काम की चीज स्किप हो जाएगी। एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है तो इसलिए उसको स्किप कर रहे हैं। जितने भी मेथड्स थे वो एक तो आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं सारे, और उनके साथ दिक्कत क्या था कि कुछ एक मेथड सिंपल भी थे लेकिन कुछ एक लेंदी भी थे। लेकिन इतने मशक्कत के बाद भी आपको ऐसा नहीं हुआ कि उन मेथड से जो आंसर आ रहा है वो आंसर करेक्ट आंसर के आसपास भी हो, वहां पे आपको अप्रोक्सीमेशन करना पड़ता था। लेकिन मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के कंसेप्ट के आ जाने से 2 फायदा हुआ। पहला फायदा ये था कि जितने पहले मेथड्स थे उनसे ये सिंपल था और आसान था, और दूसरा इससे जो आंसर मिला हमें वो आंसर आपको करेक्ट आंसर के और नजदीक ले गया, एरर कम हो गया, अप्रोक्सीमेशन कम करना पड़ा। तो क्या लिखोगे इसमें, एक लाइन में इवोल्यूशन में सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस, ये डिफाइन कर लिया। जन्मा क्यों ये देख लिया। अगला पॉइंट है हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत पड़ रही हमें पढ़ने की, क्या, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी बहुत बड़ा है, आप सुनिएगा, लिखने में बहुत टाइम जाएगा। पहली चीज मैट्रिक्स के जितने भी नोटेशंस हैं, अभी अगले बोर्ड पे देखेंगे मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिस्क्राइब करते हैं, और मैट्रिक्स पे जितने भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं वो भी थोड़ी देर में देखेंगे कितने ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जनरली। इक्विलिटी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, ये सब देखेंगे। सब देखना इसीलिए वीडियो हैवी होगा और कोई रीजन नहीं है। क्या बोला कि मैट्रिक्स के जितने भी नोटेशंस हैं और जितने भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म करते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, और वो फर्दर आपके पीसीज में या पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज होता है। 2 चीज बोला, मैट्रिक्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने नोटेशंस हैं, वो कहाँ यूज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग में, और वो फर्दर कहाँ यूज हुआ, आपके पीसीज में। जनरली अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग से फैमिलियर होना हो, अगर मुझे एग्जांपल देना पड़े तो आपके जान पहचान के फैमिलियर एग्जांपल में एक प्रोग्रामिंग ऐसा है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है किसका, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग का। और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग में आपको क्या क्या फैसिलिटी अलाउ होती है उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू। पहला, आप अपने डेटा को ऑब्जर्व करो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरा, आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करना है तो उसमें भी आपको गाइड करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग। तीसरा, अगर आपको कुछ डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रहा है तो उसमें भी आपको ये गाइड करेगा। और आप जितने भी कोई आपका रिजल्ट है, कोई एक्सपेरिमेंट किया आपने, उसके कुछ रिजल्ट होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस होंगे, तो उन डेटास को अगर रिप्रेजेंट करने के लिए बोला जाए किसी एक रिप्रेजेंटेबल मैनर में, जस्ट फॉर एग्जांपल चाहे टेबुलर फॉर्म में या ग्राफिकल फॉर्म में, तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, कौन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग। एग्जांपल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। मैट्रिक्स के जितने भी नोटेशंस थे, ऑपरेशंस थे, उनका यूज हुआ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्रामिंग में। वो फर्दर कहाँ यूज हुआ, आपको आपके पीसीज में
और जब कंप्यूटर में ही घुस गया मैट्रिक्स, तो कंप्यूटर क्या है, आज सब कुछ कंप्यूटर ही है, हर कुछ का जवाब ही कंप्यूटर है। तो जैसे ही कंप्यूटर में घुस गया मैट्रिक्स, तो कितने भी रास्तों पे वो कंप्यूटर उसको लेके जा सकता है, और फायदा ये है हर जगह ये अपना काम आसान ही करेगा। तो जब कंप्यूटर में गया तो कहां कहां जा सकता है, बिजनेस में जा सकता है, साइंस में जा सकता है, बजटिंग किसी भी प्रोजेक्ट के बजट डिसाइड करने में जा सकता है, सेल्स में जा सकता है, और इतना ही नहीं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट की एनालिसिस में भी आपको ये हेल्प करेगा मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। ये एक एप्लीकेशन था। दूसरा एप्लीकेशन आपके लेवल पे समझाना मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूं आप समझने की कोशिश करना। कुछ एक फिजिकल फेनोमेना है, ठीक है, जैसे रोटेशन, ट्रांसलेशन, रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन। तो रोटेशन ट्रांसलेशन आपको बता दिया गया वही शुरुआती 2 वीडियोस में, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिक्स में। तो ये सारे क्या है, फिजिकल फेनोमेना है आपको, जिसमें कुछ ना कुछ आपको आउटकम मिलता है। लेकिन मैट्रिसेस के नोटेशंस का ये इंपॉर्टेंस है कि आप फिजिकल फेनोमेना, चाहे रोटेशन हो, ट्रांसलेशन हो या रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन हो, इन फिजिकल फेनोमेना को भी मैथमेटिकली मैट्रिसेस के नोटेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आपके लेवल से बहुत ऊपर का चीज है, जनरली ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है, वहां पे उन्हें एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है ऑटोमेशन, सीएनसी एंड रोबोटिक्स। तो वहां पर हमें थोड़ा बहुत क्या देखना पड़ता है कि रोबोट का कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, अलग अलग पार्ट पुर्जों का क्या काम है। तो जब वहां पे रोबोट को एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म किया, लेट अस से कि यहां से वहां तक चीजों को लेके गया, तो यहां से वहां तक गया तो क्या कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, बिल्कुल हुआ। अच्छा एक चीज और, ये कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड जो आप ड्रॉ करते हो, तो क्या ये बस बोर्ड पे ही या कॉपी में ही होता है क्या, नहीं, आपके फिजिकल स्पेस में भी आप जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हो, और एक चीज इंपॉर्टेंट, आपको कोऑर्डिनेट चलता हुआ दिखना चाहिए। आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाते हो आपका कोऑर्डिनेट चेंज होता है मैथमेटिकली, फिजिकली बोलोगे तो क्या आप कुछ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हो। जहां से देखो एक ही चीज है, क्या बोला, ट्रांसलेशन, रोटेशन की चीज को ऐसे आपने ये नचा दिया, रोटेशन, और वहां पर आपको रोबोट कोई एक सर्टेन टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो उन फिजिकल फिनोमेना को एक तो कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, तो नया कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स करके एक कंसेप्ट आता है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो उस कंसेप्ट से, मैट्रिक्स के हेल्प से आप इन सारे फिजिकल फेनोमेना को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन को वहां पे मिरर इमेज बोलते हैं। आपके लेवल से ऊपर का चीज है, आपको जनरल इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ये था इसका एप्लीकेशन। अब चलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, डिस्क्राइब कैसे करोगे, वो देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अभी तक क्या पढ़ा, एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर हो, ऑब्जेक्ट हो, क्या बोल देंगे, मैट्रिक्स बोल देंगे। जन्मा क्यों था, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, और एप्लीकेशन देख ही लिया हमने कहां कहां इसका एप्लीकेशन हो सकता है। अब चलते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम लोग एक चीजों को जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट से पूरा मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग होगा ये समझाने के लिहाज से। क्या है डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट अस अज्यूम आपके पास कोई एक m बाय n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ये किसको बताएगा, m रो को, ये किसको बताएगा, n कॉलम को। तो लो बनाओ मैट्रिक्स। लेट अस से ये A जो है कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m बाय n है। तो A को कैसे दिखाओगे, कुछ ऐसे दिखाओगे। m बाय n कहने का क्या मतलब है, इसमें m हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे और n वर्टिकल लाइन। लेकर ये पहला लाइन, बस समझाने के लिए अभी इसको इरेज करके फिर एंट्री भरेंगे। ये चौथा लाइन, ये पांचवा लाइन, ये छठा, और आखिरी वाला क्या होगा, mth रो या mth हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये
पहला वर्टिकल लाइन या पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा और आखिरी वाला क्या होगा, nth कॉलम। सो you are provided with a matrix A of order m by n। तो क्या मतलब है इस बात का कि m रो होगा, n कॉलम होगा। अब इसमें एंट्री भरते हैं और चीजों को जनरलाइज करने का कोशिश करते हैं हम लोग। यहाँ पे वही होगा कुछ कुछ, अब जब जनरलाइज करना है तो कुछ कुछ अजम्पशन करना पड़ेगा। और इसका फायदा ये होगा कि आगे से आपको ये पूरा इतना बड़ा मैट्रिक्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन में मैट्रिक्स को लिख सकते हो और फर्क कुछ नहीं पड़ेगा उससे। और ये किसी भी मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने में सबसे क्रूशियल चीज है ये। ये क्या था, अपना पहला रो था, ये पहला कॉलम था। ध्यान यही देना है, पहला रो पहला कॉलम। तो ये पहला एलिमेंट जो लिख रहा हूं मैं A11, इसका क्या मतलब है, ये इस गिवन मैट्रिक्स A जिसका ऑर्डर m by n है, उसका वो एलिमेंट है जिसका लोकेशन क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये क्या हो जाएगा A12, ये क्या हो जाएगा A13। ऐसे करके बढ़ते गए, यहां पे कोई एक आर्बिट्रेरी कॉलम लिया, jth कॉलम, ये वाला jth कॉलम। यहां क्या हो जाएगा A फर्स्ट रो jth कॉलम, फर्स्ट रो jth कॉलम। और ऐसे करते करते आखिरी वाला क्या होगा, फर्स्ट रो और nth कॉलम। आखिरी कॉलम क्या है, nth कॉलम है। ये क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। ऐसे करते करते jth कॉलम में पहुंचे तो क्या, ये सेकेंड रो jth कॉलम और आखिरी वाला क्या होगा, सेकेंड रो nth कॉलम। ऐसे बीच में और भी एंट्रीज होंगी, वो आप खुद से भर लेना। अब देखो यहां पर हमने एक आर्बिट्रेरी कॉलम लिया था jth कॉलम, अब एक आर्बिट्रेरी रो लो, लेट अस नेम इट एज ith, ये वाला ith रो। ith रो ये रहा, ith रो में पहला एलिमेंट क्या होगा, ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम। ith रो में बढ़ते बढ़ते जब jth कॉलम में पहुंचेंगे, वो एलिमेंट क्या होगा, ith रो jth कॉलम और आखिरी वाला क्या होगा, ith रो nth कॉलम। और भी बीच में एंट्रीज होंगी और ये आखिरी वाला रो क्या होगा, mth रो। तो इसका एलिमेंट क्या होगा, mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकेंड कॉलम, mth रो थर्ड कॉलम। जब jth कॉलम में पहुंचे तो mth रो jth कॉलम, आखिरी वाला क्या होगा, mth रो nth कॉलम। ये अपना मैट्रिक्स बनके तैयार हो गया। इसी तरीके से एंट्री भरते हैं। फिर से सुनो, A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। Aij का मतलब क्या है, ith रो jth कॉलम। AI1 का मतलब क्या है, ith रो फर्स्ट कॉलम। और Amn का मतलब क्या है, mth रो nth कॉलम। तो अब देखो यहाँ पर इस पूरे मैट्रिक्स में हमारा पूरा ध्यान जो है वो कहाँ फोकस रहना चाहिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज, ये देखो, ये जो हमने आर्बिट्रेरी कॉलम लिया है J, ये n से पहले कहीं बीच में लिया है, आखिरी तो n है ना, कॉलम में आखिरी कॉलम n है, रो में आखिरी कॉलम m है। तो ये J ऑब्वियस सी बात है कि n से छोटा होगा और ये I m से छोटा होगा, बस ये था। तो कहां पे ध्यान देना है, बस इस पे Aij पे। तो Aij को यहां पे अलग से लिखो। इसके साथ दो खास बात है। पहला खास बात तो ये है, इसका लोकेशन क्या है, ith रो एंड jth कॉलम। और दूसरा खास बात ये है कि आपको बस ये एलिमेंट पता हो, किसी भी मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर बता दिया जाए, आप पूरा का पूरा मैट्रिक्स लिख दोगे, तो अब आपको ये A मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m by n है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है। आप बस इतने से लिख दो इसको, Aij m by n। दोनों में फर्क कोई नहीं है। आपको ऑर्डर बता दिया जाए, Aij दे दिया जाए, आप रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इस गिवन मैट्रिक्स का लिख लोगे। तो इसको समझाने के लिए क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है कि आपको एक मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर 4/3 है। ये मैट्रिक्स आपको लिखना है
और आपको ए आई जे एलिमेंट दिया हुआ है आई बाय जे। बस इतना इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। आपको क्या बोला था, ए आई जे दे देगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बता देगा, तो आप पूरा मैट्रिक्स लिख लोगे। सो ये 4/3 मैट्रिक्स का क्या मतलब है कि लेट अस नेम दिस मैट्रिक्स एज ए। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए आई जे, ऑर्डर क्या है 4/3 मतलब 4 रो 3 कॉलम। तो इसको कैसे लिखोगे, A11 A12 A13 रुक जाएंगे, 3 ही कॉलम है, 4 रो हैं और रो बाय कॉलम होता है ऑर्डर। A21 A22 A23 A31 A32 A33 A41 A42 A43। ये मैट्रिक्स आपको लिखना है, ए आई जे दिया हुआ है, सारे एलिमेंट निकालो और भर दो, बन जाएगा मैट्रिक्स। तो कैसे लिखोगे, ए आई जे आपको दिया हुआ है आई बाय जे। A11 क्या हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1। A12 क्या हो जाएगा 1/2। A13 क्या हो जाएगा 1/3। A21 2/1 दैट इज 2। A22 क्या हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। A23 क्या हो जाएगा 2/3। A31 क्या हो जाएगा 3। A32 3/2 और A33 क्या हो जाएगा 3/3 दैट इज 1। A41 क्या हो जाएगा 4/1 इक्वल टू क्या 4। A42 क्या हो जाएगा 4/2 दैट इज 2 और A43 क्या हो जाएगा 4/3। सारे एंट्रीज को उठा के यहाँ पर भर दो, तो ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, A11 है 1 1/2 1/3। A21 2 1 2/3 2 1 2/3 3 3/2 1 3 3/2 1। और ये क्या है 4 2 और 4/3। क्या है ऑर्डर मैट्रिक्स का 3/4। तो देखो एक एलिमेंट बस आपको दिया हुआ था, ऑर्डर बता दिया, इससे आपने पूरा मैट्रिक्स निकाल दिया, लिख दिया। इसीलिए बोला था कि ये पूरा मैट्रिक्स लिखने का जरूरत नहीं है, आप इस सिंगल एलिमेंट से पूरे मैट्रिक्स को, किसी भी मैट्रिक्स को, बस यही नहीं किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये था आपको मैट्रिक्स का डिस्क्रिप्शन। अब हमें चलना है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स पे, उसके बाद देखेंगे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। क्लासिफिकेशन जितना हम लोग यहां करेंगे उसके अलावा भी है, लेकिन मैं सारी बात अपने टूल के हिसाब से कर रहा हूं और उन्हीं टाइप ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे जिनसे कोई ना कोई कंसेप्ट इसी वीडियो में हमारा आसान होगा। बाकी मैट्रिक्स को और भी बहुत तरीके से क्लासिफाई किया गया है, आगे भी फिर जब कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे हम लोग तो वहां से भी कुछ क्लासिफिकेशन पाए, लेकिन वो सब आपके मैथ वाले का काम है। मैं अपना टूल लाइक बताकर जल्दी जल्दी इसे कवर करूंगा। हाँ, जिसको दिक्कत हो वो कमेंट करके बता देना, मैं उनके लिए इंस्टाग्राम पेज पे डाल दूंगा अलग से। सो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। पहला क्लासिफिकेशन है इसमें रो मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स है जिसमें कॉलम कितने भी हो, रो एक ही होगा। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये क्या है रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। अगर ऐसा दिया हुआ है तो रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2, एक रो 2 कॉलम, रो बाय कॉलम। तो ये अगर ऐसा दिया हो तो 5 6 7 8 9 क्या हो जाएगा रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/5, 5 कॉलम है यहाँ पे। ठीक है, ये था रो मैट्रिक्स। दूसरा है कॉलम मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें रो कितने भी हो कॉलम एक ही होगा। तो अगर आपको यहां पे ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये क्या है कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1। अगर ऐसा दिया हुआ है ये क्या होगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/1। रो देखो कितना है 1 2, कॉलम कितना है 1। ऑर्डर क्या होता है रो बाय कॉलम, तो क्या होगा इसका ऑर्डर 2/1। अगर ऐसा दिया हुआ है 6 7
8 9, तो ये क्या हो जाएगा कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 1, 4 रो है, एक कॉलम है। अगला क्लासिफिकेशन है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, यही स्क्वायर मैट्रिक्स एक तो आपको डिटरमिनेंट का माहौल बनाता है, और अभी थोड़ा सा इसी वीडियो में देखना है आपको, थोड़ा सा एकदम इंट्रोडक्शन भर का इनवर्स की मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं सीखेंगे नहीं, आपको बस डिफाइन करके बताऊंगा, वो आप बताना आपके मैथ वाले काम है, तरीका मैं बता दूंगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके लिए आप इनवर्स भी निकालते हो, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से कभी भी इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। सो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए क्या है शर्त कि नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलोगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे। सो अगर कोई अपने पास ए मैट्रिक्स है, इसको अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आना है कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ए आई जे ऑर्डर होगा m बाय m, जितना रो उतना कॉलम, तब जाके इसी कैटेगरी में आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। अगला क्लासिफिकेशन है आपको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हो। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या है नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 1। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 by 2, और अगर ऐसा है तो नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, और अगर ऐसा कुछ है कि क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। ये था। अगला क्लासिफिकेशन है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, रेस्ट सारे एलिमेंट 0 हो। तो क्या बोलोगे उसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलोगे। अगर आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये क्या होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, I1 से दिखाते हैं। अगर आपको ऐसा दिया हुआ रहे 1 0 0 1, इसको क्या लिखोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है 1 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 0 0 1, तो ये क्या हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये था आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने से पहले इसको क्या होना पड़ेगा स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। और एक कंडीशन है आपको याद रखने के लिए ए आई जे के टर्म में, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है, अगर इसको आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स की कैटेगरी में आना है तो इसको क्या कंडीशन शो करना पड़ेगा कि इसका ए आई जे जो होगा 2 वैल्यू लेगा, एक लेगा 1 कब जब आई और जे बराबर होंगे, एक होगा 0 कब जब आई और जे बराबर ना हो। यहीं से देख लो आप, चाहे I2 में चाहे I3 में, ये क्या है 1 A11 एलिमेंट है। यहां पे देखो A11 क्या है 1 नॉन जीरो है, क्यों आई और जे बराबर है। लेकिन A12 और A21 क्या है I2 में बोल रहा हूं क्या है 0, क्योंकि आई और जे बराबर नहीं है। यहां भी वही है A11 A22 A33 of I3 are non-zero, rest all the elements are zero। कौन सा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगला क्लासिफिकेशन है मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, रेस्ट सारे एलिमेंट क्या होंगे 0 होंगे। और यहां पर भी यही है कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स होने से पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। सो इसके एग्जांपल की अगर बात करें तो कुछ ऐसा ले लो 1 0 0 0 2 0 और 0 0 3। तो आप यहां देखो मेन डायगोनल 1 2 3 को छोड़ के सारे एलिमेंट क्या है 0 है। सो यहां भी एक कंडीशन है, अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, अगर इसको डायगोनल मैट्रिक्स की कैटेगरी में आना है तो इसको क्या कंडीशन शो करना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है, ये जो ए आई जे है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कब जब आई और जे बराबर
ना हो, यही कंडीशन है। ये इस तरह से आप याद रख सकते हो। यहां देखो A11 क्या है, 1 नॉन जीरो है। A22 क्या है, 2 नॉन जीरो है। A33 क्या है, 3 नॉन जीरो है। लेकिन क्यों, जब i और j बराबर हैं, इसके अलावा आप A12 देखो, A13 देखो, A21 देखो, A23 देखो, A31 देखो, A32 देखो, सारे नॉन जीरो हैं, जस्ट बिकॉज i एंड j आर नॉट इक्वल। इसीलिए लिखा था aij इक्वल टू 0 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j। आखिरी मैट्रिक्स है, इसको ऊपर से इरेज करके लिख दे रहा हूं, इसी में स्केलर मैट्रिक्स। हर वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स है जिसके मेन डायगोनल एलिमेंट्स कांस्टेंट हो और आइडेंटिकल हो, रेस्ट सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। क्या बोलोगे ऐसे मैट्रिक्स को, स्केलर मैट्रिक्स बोलोगे। सातवां है शायद स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोला, हर वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स जिसका मेन डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट और आइडेंटिकल हो, रेस्ट सारे एलिमेंट जीरो हो। तो इसका एग्जांपल आपको देखना हो तो कैसे दिखाओगे इसको, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। यहां भी इसको भी क्या होना पड़ेगा, पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा। और इसको याद करने की एक कंडीशन है, अगर ए कोई एक मैट्रिक्स है, इसको स्केलर मैट्रिक्स के कैटेगरी में आना है, तो इसका ए आई जे एलिमेंट जो होगा वो दो वैल्यू देगा। एक होगा अल्फा कब जब आई और जे बराबर हो, एक होगा जीरो कब जब आई और जे बराबर ना हो। कौन सा मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, आगे जब ऑपरेशन आएगा ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अपने पॉइंट को मैं प्रूव कर दूंगा। अभी आपको ये चीज याद होना चाहिए कि चाहे नल या जीरो मैट्रिक्स बोल दो या आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बोल दो, ये दोनों किसके एग्जांपल्स हैं, स्केलर मैट्रिक्स के ही एग्जांपल्स हैं। क्या बोला, नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। अब कुछ ऑपरेशन हम लोग मैट्रिक्स पे परफॉर्म करेंगे। पहले सारे को समझेंगे, फिर एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक स्टाइल वही रहेगा, एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन दे दूंगा, आप यहां से सीख के दिए हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऑपरेशन में क्या बोला था, कौन कौन सा ऑपरेशन हमें पढ़ना है, इक्विलिटी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर और सब्ट्रैक्शन, और इन चारों के बाद प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। हेडिंग है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ये पहला है इक्विलिटी, दैट इज कब दो मैट्रिक्स बराबर होंगे। इक्विलिटी, कोई दो मैट्रिक्स ले लो, A इक्वल टू लेटर से क्या, वही ए आई जे, इसका ऑर्डर है m/n। दूसरा मैट्रिक्स है B B आई जे। तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल होना है, अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है, तो पहली शर्त तो ये है कि जो ऑर्डर A का होगा वही ऑर्डर B का भी होगा। मतलब ऑर्डर ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। और दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इक्विलिटी के नजर से कि ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई कोमा जे। क्या बोला कि अगर दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। यही मतलब है ए आई जे इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे का। दूसरा है एडिशन, आप कब दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हो। यहां भी कोई एक मैट्रिक्स ले लो, ये था उससे पहले सबसे पहली चीज तो ये है कि दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ सकते हो जब दोनों का ऑर्डर क्या हो, सेम हो, तभी आप जोड़ सकते हो। तो कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू
ए आई जे, दूसरा है बी इक्वल टू बी आई जे। ऑर्डर दोनों का क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा। सो अगर कोई एक तीसरा मैट्रिक्स है सी जो कि ए प्लस बी है, तो ये क्या होगा सी आई जे, और इसका भी ऑर्डर क्या होगा m बाय n ही होगा। सो आपको अगर कोई बोले कि सी आई जे लिखो तो कैसे लिखोगे, ए आई जे प्लस बी आई जे, जोड़ने में भी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही जोड़ेंगे। ये है। तीसरा है मल्टीप्लीकेशन विद अ स्केलर। कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू ए आई जे और K कोई स्केलर है, तो अगर आपको कोई Ka निकालने बोले तो कैसे निकालोगे, K इंटू ए आई जे। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो Ka है मिला हमें, वो क्या है, ये वो मैट्रिक्स है जिसका ith रो और jth कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे, K टाइम्स ए आई जे। यही है इस चीज का मतलब कि K का मतलब क्या है, क्योंकि वो मैट्रिक्स मिला है हमें जिसका ith रो jth कॉलम के एलिमेंट क्या होंगे, K टाइम्स ए आई जे। कोई एग्जांपल लो, ए कोई एक मैट्रिक्स है 2 3 5 9। अगर आपको कोई 2a निकालने के लिए बोले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि इस स्केलर से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 4 6 10 और 18। यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब जो बोला था कि नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। तो कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखो 3 ऑर्डर का, क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आपको कोई बोले कि 5i3 निकालो, क्या बोला, 5 एक स्केलर है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किस में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 में। तो क्या बोला, हर एक एलिमेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5। याद करो ये किसका एग्जांपल था, स्केलर मैट्रिक्स का एग्जांपल था। आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया, कौन सा मैट्रिक्स मिल गया हमें, स्केलर मैट्रिक्स। या उल्टे तरीके से देखना चाहो, अगर आप इसमें से 5 कॉमन ले लो तो हर एक रो से कॉमन आएगा, तो वो क्या बच जाएगा, अगर 5 यहां से कॉमन ले लोगे आप तो यहां क्या बच जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो स्केलर मैट्रिक्स से आप कहां पहुंच जाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। इसीलिए बोला था कि नल मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर एग्जांपल्स ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। चौथा ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन। इसके लिए भी वही शर्त है, आप उन्हीं दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। कोई एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एन का, दूसरा मैट्रिक्स है बी बी आई जे एम बाय एन का, कोई तीसरा मैट्रिक्स है डी जो क्या है ए माइनस बी है, तो इसका कैसे लिखोगे डी आई जे एलिमेंट, सीधा सीधा ए आई जे माइनस बी आई जे। सब्ट्रैक्शन भी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बीच में ही होगा। ये था आपको डिफरेंट ऑपरेशन और मैट्रिसेस। और अब शायद वो क्लियर हो गया होगा क्यों बोला जाता है स्केलर मैट्रिक्स का ही एग्जांपल है नल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन देखते हैं, उसमें जितने भी कंसेप्ट हमने अभी पढ़े हैं सारा ही यूज हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मैं दे दूंगा, जो बच जाएगा सब्ट्रैक्शन वाला वो मैं दे दूंगा, आंसर भी बता दूंगा, आप मैच कर लेना। तो ये था, और इसके जस्ट बाद हम लोग भी देखेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, वो भी सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये है क्वेश्चन में आपको फाइंड x and y such that 2 times 1 3 0
x प्लस y 0 1 2 इक्वल टू 5 6 1 और 8 ये है। अब देखो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गया, एडिशन आ गया, इक्विलिटी आ गया, जो सबट्रैक्शन छूट गया है उस पे मैं क्वेश्चन दे दूंगा। सो सबसे पहली चीज इसको नाम दे दो a, ऑर्डर क्या है इसका 2/2, इसको बोल दो b, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2, ये बोल दो c, इसका भी ऑर्डर क्या है 2/2। देखो सारे मैट्रिसेस का ऑर्डर बराबर है तो यस आप एडिशन भी परफॉर्म कर सकते हो, इक्विलिटी भी लगा सकते हो। तो यहां से हमारे अजम्पशन से क्या इक्वेशन बनेगा 2a प्लस b इक्वल टू c, इसी से अपना वेरिएबल कैलकुलेट होगा। 2a सबसे पहले निकालो, क्या बोला सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो स्केलर से, क्या हो जाएगा 2 6 0 और 2x। अब क्या करना है 2a प्लस b दोनों को ऐड करना है, तो ये 2 6 0 2x में क्या ऐड करेंगे y 0 1 2, इसको ऐड करना है। तो क्या बोला था aij प्लस bij, 2 को किसके साथ y के साथ, 6 को किसके साथ 0 के साथ, 0 को 1 के साथ, 2x को 2 के साथ। तो ये 2a प्लस b क्या हो जाएगा 2 प्लस y, 6 प्लस 0 क्या 6, 0 प्लस 1 क्या 1 और 2x प्लस 2। अब यही किसके बराबर है 5 6 1 8, ये क्या आया अपना 2a प्लस b। सो आप 2 प्लस y 6 1 और 2x प्लस 2 को किससे इक्वेट करोगे 5 6 1 8, क्या बोला था aij इक्वल टू bij फॉर ऑल ij। तो 2 प्लस y को किससे कंपेयर करोगे 5 से, 2 प्लस y बराबर 5, यहां से y क्या मिल गया 3, और 2x प्लस 2 को किससे इक्वेट करोगे 8 से, तो यहां से क्या मिल जाएगा x बराबर भी 3। इस तरह से आप कर सकते हो मैट्रिसेस के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, वो करके लाना है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। आपको निकालना है फाइंड मैट्रिक्स x, यहां लिख रहा हूं फाइंड मैट्रिक्स, क्वेश्चन है ये x इक्वल टू व्हाट, सच दैट x प्लस कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको 4 6 माइनस 3 7 इक्वल टू 3 माइनस 6 5 माइनस 8, ये है। इसको वही क्या बोल दोगे आप a बोल देना, इसको b बोल देना, क्या बनेगा इक्वेशन x प्लस a बराबर b। तो x क्या निकल जाएगा यहां से b माइनस a। आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं, आंसर जो है आप मैच कर लेना, आंसर आपको है -1 12 8 और -15। ये -15 है, 8 प्लस है। इस तरह से आप कर सकते हो। और चलते हैं हम अपना अगला टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें ध्यान से समझना है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहली चीज आप उन्हीं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो जो दोनों कंपैरेबल हो। क्या बोला कंपैरेबल होना चाहिए, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर सकते हो। सो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, लेकर से A इक्वल टू aij, ऑर्डर है m/n। दूसरा मैट्रिक्स है B, वो है bj के n/p। यहां पे ith रो jth कॉलम कंसीडर किया, यहां पे jth रो और kth कॉलम कंसीडर किया। ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, कंपेरेबल है, लेकिन कंपेरेबल का मतलब अभी आपको थोड़ी देर में ही समझ में आएगा। ये दो मैट्रिक्स
है। अब देखो सी को ये तीसरा मैट्रिक्स है जो ए बी है, तो वो कैसे लिखोगे उसको आप ऐसे लिखोगे। यहां आप ध्यान से देखना, आई जे जे के, जे से जे उड़ गया, क्या बच गया आई और के, एम बाय एन, एन बाय पी, एन से एन उड़ गया, क्या बच गया एम बाय पी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि कोई एक मैट्रिक्स है एम बाय एन ऑर्डर का, कोई दूसरा मैट्रिक्स है एन बाय पी ऑर्डर का, तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एम बाय पी। कंपेरेबल का मतलब है अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है, चाहे ए बी निकालने के लिए बोलेगा या बी ए निकालने के लिए बोलेगा। अगर आप ए बी पे फोकस कर रहे हो, आपको ए बी कैलकुलेट करना है, तो ध्यान ये देना है नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। यही है कंपेरेबल का मतलब कि अगर ए बी की बात कर रहे हैं तो जितना कॉलम ए में है उतना रो बी में होना पड़ेगा, तभी आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर सकते हो। अगर बी ए निकालने को बोले तो आप क्या देखोगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। अब इसको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं वो जो आपको रो और कॉलम मैट्रिक्स बताया था उसको यूज करते हैं। कोई एक रो मैट्रिक्स लो आर, क्या होगा R1 R2 ऐसे करते करते कहां तक Rn। कोई एक कॉलम मैट्रिक्स लो C1 C2 ऐसे करते करते कहां तक Cn। यहां से आपको रिजल्ट दिख जाएगा कि वो जो बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करो, जोड़ते चले जाओ, वो क्लियर होगा। आपको बोल दिया है कोई आरसी निकालने के लिए, क्या आरसी, तो आर को पहले, यही तरीका है, अगर आरसी निकालना है तो आर को पहले लिखो, सी को बाद में, सी आर निकालना है सी को पहले लिखो आर को बाद में, क्या होगा R1 R2 ऐसे करते करते Rn मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो C1 C2 ऐसे करते करते Cn। क्या अब ध्यान से देखना, एक ही रो है एक ही कॉलम है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते जाओ। R1 को किसके साथ करोगे C1 के साथ, R2 को C2 के साथ और Rn को Cn के साथ करेंगे। बीच में क्या आएगा एडिशन आएगा, तो क्या लिखोगे रिजल्ट आपको R1 C1 प्लस R2 C2 प्लस अप टू Rn Cn। यही आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का तरीका। बाकी का क्वेश्चन करेंगे अभी, आपको सब समझ में आ जाएगा कैसे करते हैं इसको क्वेश्चन को। सो क्वेश्चन है आपको, क्वेश्चन में आपको निकालना है ए बी। ये बड़ा क्वेश्चन है, आधा मैं निकालूंगा आधा आप निकाल के लाना। इसके बाद एक और क्वेश्चन है जिसमें आपको वेरिएबल्स है, तो वो वाला मैं सॉल्व करा दूंगा। यही था, क्या था, अगर आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर m बाय n है, दूसरा मैट्रिक्स है b जिसका ऑर्डर n बाय p है, तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा m बाय p। n से n खत्म हो जाएंगे और वहां पे हमने i j अभी तक ले ही लिया है ना, इसीलिए b में क्या लिया था j के, जनरलाइज करना था, एक फॉर्मूला बनाना था, तो कुछ कुछ जोड़ घटा करना ही पड़ेगा, तभी जाके कुछ चीजें जनरलाइज होंगी। तो आपको अब यहाँ पे मैं सिखाने जा रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, आधा मैं करूंगा आधा आप करेंगे, आंसर मैं दे दूंगा आपको। अब मैच कर लेना, तो क्वेश्चन है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है। कोई एक मैट्रिक्स है A 2 1 4 3 2 1, दूसरा मैट्रिक्स है B, वो है -2 2 0 -1 1 और 4 3। आपको ए बी निकालना है और बी ए निकालना है, ये निकालना है। सबसे पहली चीज ए का ऑर्डर बताओ, कितना रो है 2, कॉलम कितना है 3, ऑर्डर क्या होगा 2 बाय 3। बी का ऑर्डर बताओ, 3 रो 2 कॉलम, क्या हो जाएगा 3 बाय 2।
अब वो जो बोला था अगर ए बी निकालना है कंपेरेबल होना चाहिए, क्या था कंडीशन, अगर ए बी निकालना है तो ए में जितना कॉलम है बी में उतना रो चाहिए ही चाहिए। अब देखो ए में जितना कॉलम है बी में उतना रो है, यस, तो ए बी पॉसिबल है। और अगर सी को ये तीसरा मैट्रिक्स है जो ए बी है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 से 3 उड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 2/2। तो ए बी निकालने के लिए क्या करोगे, ए को पहले लिखो 2 1 4 3 2 1, फिर क्या है 2 0 -1 1 4 3। ध्यान से देखना तरीका, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, समझने में ज्यादा ध्यान देना है। ये देखो कितने रो हैं इस गिवन मैट्रिक्स ए में, 2 रो हैं, इसमें कितने कॉलम हैं, 2 कॉलम हैं। तो ए बी निकालना है, तरीका वही है, पहले रो 1 को पकड़ो और दूसरे का फर्स्ट कॉलम को पकड़ो, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते चले जाओ, बीच में एडिशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 को -1 से, 4 को 4 से। पहला रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, पहले रो से दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे, जब ये भी खत्म हो जाएगा तब दूसरे रो से पहले कॉलम को पकड़ेंगे, और फिर जब पहला कॉलम का काम खत्म हो जाएगा तब दूसरे रो से ही दूसरे कॉलम को पकड़ेंगे। तो देखो कैसे करते हैं इसको, क्या बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, बीच में एडिशन, क्या होगा 2 × 2 + 1 × -1 + 4 × 4, खत्म, पहला रो का काम खत्म, सॉरी, और पहला कॉलम का भी काम खत्म। अब पहले रो से किसको, दूसरे कॉलम को, क्या होगा 2 × 0 + 1 × 1 + 4 × 3, हो गया, पहले रो का काम खत्म, दोनों कॉलम का काम खत्म। अब दूसरे रो को पकड़ेंगे तो 3 × 2 + 2 × -1 + 1 × 4। अब पहले सॉरी दूसरे रो से दूसरे कॉलम को पकड़ो, कैसे, 3 × 0 + 2 × 1 + 1 × 3। देखो ऑर्डर 2/2 है, तो यस हमारा रिजल्ट सही है। अब इसको कैसे लिख दोगे, सीधा सीधा, ये क्या होगा, 16 में से 1 गया कितना, 15 और 4 कितना, 19, इधर कितना होगा 12 और 1 13, इधर क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 और 4 8। अब यहां पे कितना होगा 3 और 2 5, ऑर्डर 2/2 है, यस, ये हमारा आंसर सही है। बी ए निकालने के लिए बी को पहले लिख लेना, ए को बाद में लिख लेना। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आंसर है 4 2 8 1 1 -3 17 10 और 19, ये है, क्या है ऑर्डर से क्या होगा। अच्छा ये ऑर्डर ये देख लो कैसे आया, बी का ऑर्डर है 3/2, ए का ऑर्डर है 2/3, 2 से 2 उड़ गया, क्या बच गया, बी का ऑर्डर 3/3। ये था एक क्वेश्चन। अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखो रो मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है और एक जनरल मैट्रिक्स भी है। तो क्वेश्चन आपको जैसा है 2x 3, इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई किया है 1 2 -3 0 1 2 -3 0, और इसने फिर एक कॉलम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और तीनों का क्या है प्रोडक्ट 0 है। तो ये थोड़ा टिपिकल होता है इसलिए करवा दे रहा हूं। इसको क्या बोलोगे आप, ए ऑर्डर क्या होगा इसका 1/2, एक रो 2 कॉलम, ये इसका या क्या इसको बोल दो बी, ऑर्डर क्या है 2/2, ये क्या है सी, ऑर्डर क्या है 2/1, 2 रो 1 कॉलम। हमारे गिवन क्वेश्चन के हिसाब से क्या इक्वेशन बनेगा, ABC = 0। फिर से वही चेक करो, ए में जितना कॉलम बी में उतना रो, क्या मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और ए बी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 से 2 गया तो 1/2 ही होगा। सो दिस इंप्लाइज ए बी के लिए क्या बोला, ए को पहले लिखो 2x 3, बी को बाद में 1 2 -3 0। अब देखो एक रो है 2 कॉलम है, पहले रो से पहले कॉलम को पकड़ेंगे, फिर पहले रो से ही दूसरे कॉलम को, ऑर्डर क्या होगा 1/2 ही होगा। इसको ऐसे लिख लो, क्या होगा 2x × 1 + 3 × -3, सो 2x - 9। फिर देखो 2x × 1
प्लस, बीच में प्लस आएगा ना कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने के बाद, और 3 इंटू -3 कितना 9, तो क्या होगा 2x माइनस 9। अब इसी से इसको पकड़ेंगे 2x इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा सीधा सीधा 4x। क्या मिल गया आपको, AB मिल गया। अब हमें क्या करना है, ABC करना है, जिसको ऊपर लेके चलो। अब अगर ABC निकालना है तो इसी में किससे, C से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये हो गया आपको 2x माइनस 9 4x, C क्या है x3, एक रो एक कॉलम एक लाइन उड़ेगा, ये 2x माइनस 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस 9 इंटू x प्लस 4x इंटू 3, 4x इंटू 3। और ये किसके बराबर है, ABC 0 के बराबर है। यहां से क्या मिल गया आपको 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12x इक्वल टू 0। यहां से क्या मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। रूट निकाल जाओगे टाइम लगेगा, सीधा सीधा x कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 बराबर 0। यहां से क्या मिल गया x इक्वल टू 0 माइनस 3/2। इस तरीके से आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। और ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है टूल के लिहाज से। अब चलते हैं हम लोग दो तीन छोटे छोटे कंसेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर डिटर्मिनेंट की तरफ बढ़ेंगे। पहला उसमें है ट्रांसपोज, फिर उसके बाद देखना है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ रियल नंबर वाले अरेंजमेंट को मैट्रिक्स में देखा है। अब एक आध मैट्रिक्स आपको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी दिखा देता हूं, ताकि आपको फैमिलियर लगे कि हाँ ये होता है और ये सारे कंसेप्ट जो पढ़ाया जा रहा है इसका एप्लीकेशन है। और ये सारे कंसेप्ट आगे जो है डिटर्मिनेंट में हेल्प करेंगे, इसीलिए ये आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद इस पे 2 वीडियो नहीं बनेगा, इसी में जितना आ गया। अब अगले वीडियो से हम लोग कैलकुलस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें आपको और टाइम देना पड़ेगा। छोटा सा कंसेप्ट है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के बारे में अगर आपको लिखना हो, क्या है ट्रांसपोज कुछ नहीं है, किसी भी एक मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, वही क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। अगर आपको अंग्रेजी में डिफाइन करना हो ट्रांसपोज को तो क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। तो अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है A, ऐसे कुछ होगा AIJM/N, तो ट्रांसपोज को A' से या AT से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपको पसंद हो आप यूज करना। मैं AT ले रहा हूं तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, AJIN/M, रो कॉलम बन गया है, कॉलम रो बन गया है, और आपको ऑर्डर भी पलट चुका है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक मैट्रिक्स है A 1 2 5 3 2 9, आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या बोला, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो, पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 5 3 2 9। ध्यान से देखो, A का ऑर्डर क्या है 2/3 है, और AT का ऑर्डर क्या है 3/2 है, पलटा है आपको ऑर्डर, इसलिए लिखा था AJIN/M, ये था। दूसरा छोटा सा कंसेप्ट है आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ये आपको तब लिखना पड़ता है जब आपके एंट्री में या आपके एलिमेंट में एक भी एंट्री इमेजिनरी हो, और आपको वो बताया ही था कि अगर जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी रूट इमेजिनरी होता है तो वो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करता है, वही प्लस माइनस का जो हेर फेर हो जाता है उसी के बारे में बोल रहा हूं। तो अब देखो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स किसके लिए लिखते हैं, आपको जब आपका एंट्री एक भी एंट्री नॉन रियल हो उसके लिए आपको कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। ऐसे दिखाते हैं इसको A बार से, ठीक है। अगर कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, अल्फा प्लस आयोटा बीटा I J, ये है। तो A बार जो होगा या कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, प्लस के जगह माइनस कर दो, बाकी कोई अंतर नहीं रहेगा।
अब इसके बाद है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ये किसके लिए? वही जिसमें इमेजिनरी नंबर हो उसके लिए ये करते हैं। इसको और कोई एक मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ए, जिसमें क्या है, आपको एक आध एंट्री क्या है, नॉन रियल है, इमेजिनरी है, तो उसका आप पहले क्या करोगे, कॉन्जुगेट लिखोगे और फिर उस कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ले लोगे। यही क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए स्टार से दिखाते हैं समझाने के लिए। क्वेश्चन लो, आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 1 + 2 आयोटा, 3 - 6 आयोटा, 5 + 7 आयोटा और 9 - आयोटा। ये है, आपको इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स लिखोगे। तो लिखो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, क्या होगा, ए बार, क्या बोला, प्लस के जगह माइनस, माइनस के जगह प्लस, तो क्या हो जाएगा 1 - 2 आयोटा। ये क्या हो जाएगा 3 + 6 आयोटा। ये क्या हो जाएगा 5 - 7 आयोटा और ये क्या हो जाएगा 9 + आयोटा। आ गया। अब अगला स्टेप क्या है, इसी का ट्रांसपोज ले लोगे तो ए स्टार मिल जाएगा। तो ले लो ट्रांसपोज और लिख दो आंसर। रो को कॉलम बनाएंगे, हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - 2 आयोटा, 3 + 6 आयोटा, 5 - 7 आयोटा और 9 + आयोटा। यही क्या है, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। ये था अपना कुछ छोटा छोटा कंसेप्ट। अब चलते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की तरफ। डिटर्मिनेंट जो है बेसिकली आप स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हो, फिर कैलकुलेट करते हो। अभी हम लोग दो तरीका देखेंगे इस वीडियो में, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा जो पहला तरीका मैं बताऊंगा उसी से करने का, क्योंकि उस तरीके से वो माइनर कोफैक्टर वाला, इसीलिए ट्रांसपोज ये सब बताया भी था कि आगे कुछ कुछ कंसेप्ट और डिस्कस करना है, जैसे एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये सब भी देखना है। तो आपको फैमिलियर तो कराना ही पड़ेगा, बिना फैमिलियर कराए कुछ भी आके लिख देने से नहीं हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट को अगर आपसे कोई पूछे कि क्या होता है, बिना कुछ सोचे समझे बोल दो क्या है, ये प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हमेशा ही स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही आप ये सब करते भी हो। कभी भी आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन भी नहीं कर सकते, सॉल्व करना बहुत दूर की बात है। सो अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स है ए, उसका आपको डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन देखना हो, कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसका ऐसे दिखाते हैं DET ए, और रिप्रेजेंट करते हैं दो डंडे के बीच में। ये मॉडुलस नहीं है। मॉडुलस का क्या काम था, नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाना। इसको मॉडुलस से कंफ्यूज मत होना। इसका ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, इसीलिए बोला था दो डंडे के बीच में चीजें जब अरेंज हो तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। डब्बे के अंदर होगा तो मैट्रिक्स होगा। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि जब आपको अभी थोड़ी ही देर में डिटर्मिनेंट खोलना सिखाऊंगा तो उसमें आपको जब निगेटिव वैल्यू आएगा, आपने अगर इसको मॉडुलस समझ लिया, आप उसको पॉजिटिव कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट खोलने के बाद वैल्यू पॉजिटिव आए निगेटिव आए मतलब नहीं है, ये डिटर्मिनेंट का साइन है, यहाँ मॉडुलस का कोई लेना देना नहीं है। सो अगर 1 by 1 ऑर्डर का हो डिटर्मिनेंट तो सीधा सीधा क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सीधा सीधा कोई एक एलिमेंट होगा, ऐसे लिख दोगे। अगर 2 by 2 ऑर्डर का हो तब देखो कैसे करेंगे इसको। डिटर्मिनेंट को आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हो। ये ट्रायंगल लिख के डेल्टा लिख देते हैं, ट्रायंगल लिख के डेल्टा बोल देते हैं। कुछ ऐसा है A11, A12, A21, A22, ये डिटर्मिनेंट। अब देखो खोलने का आसान तरीका, ये 2 by 2 तक
सीखा हुआ रहेगा तभी 3/3 भी खुलेगा और आपके लेवल पे मैक्सिमम कहां जा सकता है 4/4 तक। बस तरीका देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे जाने में प्लस ऊपर जाने में माइनस। तो अब ये डेल्टा का जो वैल्यू होगा ध्यान से देखिएगा A22 इंटू A11। अब ये माइनस प्लस का हेर फेर क्यों हो रहा, अभी थोड़ी देर में ही समझ में आएगा कि डिटर्मिनेंट खोलते ही वो जो चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि अल्टरनेटिवली साइन चेंज करते जाओ, वो अभी थोड़ी देर में, अभी तक के लिए आपको समझना है, बस डिटर्मिनेंट खोलने के लिए सीखना है। क्या होगा A12 इंटू A22। एक क्वेश्चन लो, आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। डेल्टा इक्वल टू है साइन 10 डिग्री माइनस कॉस 10 डिग्री, साइन 80 डिग्री और कॉस 80 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। क्या बोला, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, नीचे जाने में प्लस ऊपर जाने में माइनस। तो डेल्टा को कैसे लिखोगे, साइन 10 इंटू कॉस 80, ऊपर जाने में क्या माइनस, लेकिन पहले जो वहां क्या है कॉस 10 और इंटू क्या साइन 80, ये हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डेल्टा क्या हो जाएगा साइन 10 कॉस 80 प्लस कॉस 10 इंटू साइन 80। देखो ट्रिग्नोमेट्री का कोई जाना पहचाना फॉर्मूला दिख रहा है, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी क्या था साइन ए प्लस बी, डेल्टा क्या हो जाएगा साइन 10 प्लस 80 बराबर साइन 90 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा डेल्टा का 1। इस तरह से आप 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट खोल सकते हो। और ये सीख गए आप, अभी थोड़ी ही देर में अगले ही बोर्ड पे आ रहे हैं कि क्यों ये प्लस माइनस का हेरफेर हो रहा है। इसके लिए हेडिंग है डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर। इसमें आपको कुछ कुछ बताना पड़ेगा और तब जाके कहीं समझ में आए कि क्यों ये अल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहा है। और भाई ये वाला तरीका ही मैं रिकमेंड करूंगा, गलती होने का चांस कम रहेगा। आपको बस इसमें करना क्या है, दो नया टर्म यहां पे मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, आपको वो देखना आना चाहिए। एक होता है माइनर, एक होता है कोफैक्टर। तो उस पे आने से पहले क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ हायर ऑर्डर। एक और तरीका, ये वीडियो खत्म होते थे आप डिटर्मिनेंट खोलना सीख जाओगे। हमने 3/3 को कंसीडर किया है, तो कोई एक 3/3 का मैट्रिक्स लो। ए क्या क्या होगा उसकी एंट्री, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ऑर्डर क्या है 3/3। यहां क्या बोला, दो चीज है, एक है आपको माइनर, दूसरा है कोफैक्टर। तो माइनर ऑफ एनी एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये सीखना है। और कोफैक्टर ऑफ ए जनरल एलिमेंट Aij इन डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये दो चीज देखना है। सबसे पहले देखो माइनर, माइनर का अच्छा एक चीज और है डिटर्मिनेंट है ना, यही सब कंफ्यूजन, सीधा डंडा रहेगा ऐसा है। तो माइनर का जहां तक बात है, आपको अगर देखने के लिए पूछा जाए तो जिस भी एलिमेंट का लिख रहे हो वो जिस भी रो और जिस भी कॉलम में है, पूरे एंट्री को काट दो, डिलीट कर दो, उनके अलावा जो बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो, डिटर्मिनेंट खोल लो, आपको माइनर मिल जाएगा। और एक चीज ये था कि डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग खोल लो, शर्त ये है आपको माइनर देखना आना चाहिए, गलती नहीं होगा, आंसर सेम ही आएगा। इस मेथड से आप
4/4 तक को भी सॉल्व कर सकते हो डिटर्मिनेंट का। लेकिन एक और मेथड देखेंगे अभी वीडियो खत्म होते होते, तो उसमें आप 3/3 तक पे ही सीमित रहोगे। इसीलिए बार बार बोल रहा हूं कि इस मेथड से आपको करना है। हमने ये अज्यूम किया है कि हम किसके अलोंग खोल रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं। फर्स्ट रो के अलोंग जब खोलेंगे तो क्या होगा, पहला एलिमेंट लेटर से ये क्या है, A11 है, इसका माइनर लिखना है हमें। क्या बोला, इस एलिमेंट का अगर माइनर लिखना है, जिस भी रो में है, जिस भी कॉलम में है, पूरा रो को काटो, पूरा कॉलम को काटो, रेस्ट एलिमेंट को डिटर्मिनेंट के अंदर लिख दो। तो इसके A11 के माइनर को कैसे M11 से दिखाएंगे, दिखा दिया, क्या होगा A22, A23, A32 और A33। लेटर से हमें इसका लिखना है। अब हमने तो बोला कि फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं, आप में से ही कोई बोलेगा कि लास्ट रो के कॉलम खोलेंगे, खोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा भाई, उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो अगर इसका माइनर लिखना हो, A32 का क्या हो जाएगा M32। इसके लिए क्या करेंगे, इस पूरे रो को काट दो, इस पूरे कॉलम को काट दो, क्या बच जाएगा A11, A13, A21 और A23। इस तरह से आप माइनर लिख सकते हो। अब देखो कोफैक्टर क्या होता है। कोफैक्टर किसी भी एलिमेंट Aij का होगा Cij, और वो होता है -1 की पावर i प्लस j इंटू Mij। तो ये जो माइनस साइन लेके आता है ना, यही कोफैक्टर ही लेके आता है माइनस साइन। अभी आपको बस एक जनरल फॉर्मूला बता रहा हूं डिटरमिनेंट खोलने का, जब क्वेश्चन करेंगे अगले ही बोर्ड पर या यहीं पे देख लेंगे तब आपको क्लियर होगा। तो इस डिटरमिनेंट को अगर आप डेल्टा बोल रहे हो और हम खोल किसके अलोंग रहे हैं, फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं, तो फॉर्मूला ये है कि A11 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A12 इंटू इट्स कोफैक्टर प्लस A13 इंटू इट्स कोफैक्टर। 4/4 होगा तो A14 इंटू इट्स कोफैक्टर। ये तरीका है। क्वेश्चन में दे रहा हूं, सॉल्व करना दिखाता हूं, एक में दिखा दूंगा आपको माइनर कोफैक्टर देखना और लिखना, आगे से आप खुद से ही करना। क्वेश्चन है आपको डेल्टा इक्वल टू 345 -6 to -3 8 1 7। इसको आपको सॉल्व करना है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको आपको खोलना है, आंसर पता करना है कि इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा। हमने यहां भी कंसीडर क्या किया है कि फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं। सो फर्स्ट रो के अलोंग खोल रहे हैं हम लोग। सारे पहले तो क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो के। A11 क्या है 3, A12 क्या है 4, A13 क्या है 5। अब देखो यहां पे इन सारे एलिमेंट के क्या लिखेंगे, हम माइनर लिखेंगे। माइनर देखना सीखो। M11 क्या होगा, 3 जिस भी कॉलम में है उस पूरे कॉलम को काट दो, उस पूरे रो को काट दो, क्या बच जाएगा 2 -3 1 और 7। 2/2 ऑर्डर का खोलने के लिए आता है, मल्टीप्लाई करो, नीचे जाने में प्लस, ऊपर जाने में माइनस। कितना होगा 14 -3, लेकिन पहले से -3 है तो 14 ऑफ -3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं क्या, C12 कैसे लिखोगे, -1 की पावर 1 + 1 इंटू 17। कोफैक्टर में कितना आ गया 17 आ गया। M12 लिखने जा रहे हैं, इसका माइनर, इसको काट दो, इसको काट दो, क्या बच जाएगा -6 -3 8 और 7। -6 -3 8 और 7। वही तरीका 2/2 खोलने का कितना -42 और माइनस प्लस 24, तो ये कितना हो जाएगा, लिख लो -42 प्लस 24, ये कितना हो गया -18। कोफैक्टर लिख रहे हैं C12 कितना -1 की पावर 1 + 2 इंटू -18, ये कितना हो गया 18 हो जाएगा। देखो माइनस को प्लस में बदल दिया, कौन, कोफैक्टर, इसीलिए बोला था कोफैक्टर की वजह से वो अल्टरनेटिवली साइन चेंज जो करते थे, वो जो बोला था आपको 2/2 में भी नीचे जाने में प्लस, ऊपर जाने में माइनस, इसी की वजह से। तीसरा M13 लिख रहे हैं, इसमें क्या करोगे 5 जिस कॉलम में उसको काट दो, जिस रो में वो काट दो, क्या मिल जाएगा आपको
-6 2 8 और 1, इसको भी खोल लो, कितना -6 और -16 कितना -22, माइनर आ गया। कोफैक्टर लिखना है C13 का, कैसे लिखोगे? -1 की पावर 1 + 3 इंटू -22, ये क्या होगा -22। अब क्या बताएगा फॉर्मूला? डेल्टा बराबर A11 इंटू C11 A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। डेल्टा सीधा से A11 क्या है 3, C11 क्या है 17 प्लस 4 इंटू क्या 18 और प्लस 5 इंटू -22, क्या होगा 51 प्लस 72 माइनस 110, डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा 13। इस तरीके से आप माइनर लिखा हमने, जिस भी रो के आप एक काम करना होमवर्क में, आप एक बार दूसरे रो के अलाउंस खोल के देखना और फिर एक बार तीसरे रो के अलाउंस खोल के देखना, ना मन भरे पहले कॉलम के अलाउंस खोल के देखना, दूसरे कॉलम के अलाउंस खोल के देखना, आंसर 13 का 13 आएगा, ये गारंटी है। आपको माइनर लिखना आना चाहिए, कोफैक्टर लिखना आना चाहिए और ये फॉर्मूला आपको बता दिया गया है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब चलते हैं, 2-3 छोटा कंसेप्ट है मैट्रिक्स का ही, उसके बाद सीधा एप्लीकेशन पार्ट पे पहुंचेंगे और रुक जाएंगे, और वो कंसेप्ट है आपको एडजॉइंट और इनवर्स। एडजॉइंट बताने के लिए ही आपको ये माइनर कोफैक्टर भी दिखाया था और ट्रांसपोज भी जो बताया था, यही एडजॉइंट के ही चक्कर में। एडजॉइंट का आपको फायदा ये हो जाता है कि एक इनवर्स निकालने में, ये हर एक स्कूल का टीचर करवाएगा ही आपको, एक रो कॉलम ऑपरेशन होता है। अच्छा, ये ट्रांसपोज कंसेप्ट से भी ना मैट्रिक्स का कुछ क्लासिफिकेशन हुआ है, बस नाम सुन लो, मैथ वाले आपको बताएंगे ही। एक होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉम्बो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और भी बहुत तरीके के मैट्रिक्स हैं, लेकिन वो अलग अलग कंसेप्ट से डिफाइंड हुए हैं, वो हमारे काम का नहीं है। नहीं तो वीडियो भाई फिर 2.5 घंटे का चला जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फिर मेरे पास। सो एडजॉइंट, एडजॉइंट को अगर आपको एक लाइन में बोलना हो, बोल दीजिए ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। ये है, क्या है एडजॉइंट? आपको मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा, आप पहले माइनर लिखो, फिर कोफैक्टर लिखो, कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज ले लो। अगर कोई एक मैट्रिक्स है ए, इसमें कुछ एलिमेंट होंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। आपको क्या कहा है एडजॉइंट निकालने के लिए? सबसे पहले क्या करोगे, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखोगे। अब आपको, अच्छा यहां पर माइनर कोफैक्टर लिखने में आपको हर एक एलिमेंट का लिखना पड़ेगा, चाहे A11 हो A12 हो A13, हर एक एलिमेंट का, 9 एलिमेंट का आपको माइनर लिखना पड़ेगा और कोफैक्टर लिखना पड़ेगा। लेकिन डिटर्मिनेंट खोलने में जिस भी रो के अलाउंस खोल रहे थे उनके एलिमेंट्स के आपने माइनर कोफैक्टर लिख दिए, फॉर्मूला लगा दिया, डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया। लेकिन ये आपको मैट्रिक्स का कांसेप्ट है एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए सारे एलिमेंट का माइनर लिखोगे, लिखना बता दिया गया है, देखना भी बता दिया गया है, वो आप कर लेना। सो यहां पे आपको एक मैट्रिक्स लेटर से सी, क्या है ये सी है आपको कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, वो लिखोगे आप पहले, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लोगे तो C क्या हो जाएगा, वही C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया। अब यहां देखो एडजॉइंट ऑफ ए को ऐसे दिखाते हैं ADJ ब्रैकेट में, ए वो क्या होगा, इसी कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, तो
C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33 3x3 ऑर्डर का एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, आप कर लेना। 2x2 का एक ट्रिक है वो मैं बताऊंगा। कोई एक मैट्रिक्स है A, आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। सो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोई मैट्रिक्स है 1 -1 2 1 -1 2 2 3 5 और 2 0 सॉरी -2 0 1। प्रोसीजर दोबारा सुनो, हर एक एलिमेंट का माइनर लिखेंगे, हर एक का कोफैक्टर लिखेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाया। लास्ट स्टेप क्या है, ट्रांसपोज ले लेना, आ जाएगा एडजॉइंट। आंसर मैं लिख दे रहा हूं, आप मैच कर लेना। आंसर है 3 1 -11 3 1 -11 -12 5 -1 -12 5 -1 और 6 2 5 ये है। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ऑर्डर 2x2, यहां पे एक ट्रिक है, एक लाइन में आएगा एडजॉइंट, एक लाइन में। कोई एक मैट्रिक्स है A, उसमें कुछ एलिमेंट होंगे A12 सॉरी A11 A12 A21 और A22। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है, कुछ मत कीजिए, इन दोनों को आपस में बदल दीजिए, दैट इज इंटरचेंज कर दीजिए। A11 की जगह A22 की जगह A11 और A12 और A21 का क्या करना है, साइन चेंज कर देना है, हो जाएगा आपका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ A जो होगा यहां से क्या होगा, A22 A11 माइनस A12 और माइनस A21, यही एडजॉइंट होगा। क्वेश्चन लो, कोई एक मैट्रिक्स है A3 -5 7 और 6, तो आपका इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट क्या होगा, A11 A22 दोनों को बदल दो और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 6 3 5 और -7, यही क्या हो गया, इसका एडजॉइंट हो गया। इस तरीके से आप 2x2 ऑर्डर का एडजॉइंट आराम से निकालिए। ये ट्रिक बता दिया गया, ये हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लो, पहले सारे एलिमेंट का माइनर लिखना, कोफैक्टर लिखना, डिटर्मिनेंट की तरह नहीं कि पहले रो के एलिमेंट का है, हर एक का लिखेंगे। फिर अगर A2 अगर इन सब का लिख लोगे तो फिर उसके बाद इसका भी लिखना है, 9 एलिमेंट का लिखना है। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बना के उसका ट्रांसपोज ले लेना, हो जाएगा। ये जो दिया गया है प्रैक्टिस के लिए, इसको कर लेना, आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। छोटा सा कांसेप्ट है इनवर्स, तो उसके लिए मैं इसको यहां से इरेज कर दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। इनवर्स हो जैसे बोला था कि आप डिटर्मिनेंट भी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइन करते हैं, तो इनवर्स के साथ भी खासियत ये है कि आप हर मैट्रिक्स का इनवर्स भी नहीं निकाल सकते, आप उन्हीं मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते जो पहली शर्त है कि नॉन सिंगुलर होगा। नॉन सिंगुलर कहने का मतलब है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, और दूसरा कंडीशन है कि वह एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। हेडिंग क्या है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या बोला, सबसे पहले नॉन सिंगुलर होना चाहिए मैट्रिक्स, और क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी आप इसका इनवर्स निकाल सकते हो। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं, लेटर से A m/n, दूसरा B भी है m/n का, और अगर A और B एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। AB = BA = I, that is matrix into its inverse matrix is equal to inverse matrix into original matrix is equal to identity matrix। ये I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये क्या बताएगा, या तो A B इनवर्स है या B A इनवर्स है, दोनों एक ही बात है। ठीक है, अब एक फॉर्मूला है इनवर्स निकालने के लिए। जनरली मैथ वाले आपको हर एक स्कूल टीचर बताएंगे रो कॉलम ऑपरेशन से, लेकिन
एक दूसरा तरीका है निकालने का कि ए कोई एक मैट्रिक्स है ए, तो ए इनवर्स कैसे हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इनवर्स निकाल के लाना है, फाइंड इनवर्स। और जब तक ये मेंशन ना किया हुआ है ना कि रो कॉलम लगाना है, तब तक एडजॉइंट से ही करना। प्रोसीजर एडजॉइंट का बताया जा चुका है। क्वेश्चन है आपको, मैट्रिक्स ए है 2 -3 -4 और 7, ये आपको मैट्रिक्स है। इसका क्या करोगे, पहले एडजॉइंट निकालोगे। एडजॉइंट यहां मुंह से देखो, कॉपी पे नहीं। ये क्या हो जाएगा, 7 2 3 और 4, दैट इज 7 3 4 और 2 हो जाएगा इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट यहां पे लिख ही दे रहा हूं मैं। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, 7 3 4 और 2। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं आपको, यहां पे नीचे में लिख रहा हूं। यहां पे आंसर है इसका A इनवर्स इक्वल टू 1/2 इंटू 7 3 4 2। क्या बोला था, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ A। सबसे पहले यही चेक करोगे, देखो कितना होगा 14 और माइनस माइनस प्लस 12, लेकिन ऊपर जाने में क्या माइनस, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A 2 है, नॉन जीरो है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। बस इतना ही बताना था। अगर किसी का आंसर ऐसा आ रहा है 7/2 3/2 2 और 1, वो भी सही है। उसमें क्या किया, इस स्केलर को आपने अंदर भेज दिया, यहां क्या किया, बाहर कॉमन में लिखा हुआ है, बस यही था। अब चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का। क्या था एप्लीकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है, वही लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हमारा काम आसान करेगा। दो मेथड हैं, देखेंगे दोनों ही मेथड, मैं प्रोसीजर दोनों ही मेथड का बताऊंगा। क्वेश्चन हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट मेथड से करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मेथड में आपको एक तो लेंथी है, वो टाइम टेकिंग है, और ये आपका स्कूल का टीचर कराएगा ही कराएगा। हर स्कूल का टीचर को यही फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि ये लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मैट्रिक्स मेथड से, जहां पे आपको इनवर्स निकालना पड़े, रो कॉलम लगाना पड़े। उसका एक ट्रिक होता है रो कॉलम का, कि आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, ज्यादा नहीं घुसूंगा तो मैथ वाले के साथ ये बेईमानी हो जाएगा। सो क्या है हेडिंग, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। ये आखिरी टॉपिक ही है बस। जितने पॉसिबल कंसेप्ट और डेफिनेशन को कवर कर सकते थे किया है। क्या है इसका एप्लीकेशन, वही सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहली चीज तो ये है, आपके पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन जो है 3 तरीके से हो सकता है। पहला है यूनिक सॉल्यूशन, इसी को ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। दूसरा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसी को नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और तीसरा है नो सॉल्यूशन। यहां पे क्या बोल दोगे आप, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। और ये दोनों जो है ना आपको, यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये दोनों एक साथ क्या है, कंसिस्टेंट है। ये कोई एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लो, क्या a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या d1, 3 वेरिएबल वाला बोला था ना, a2x प्लस b2y
प्लस C2Z बराबर क्या, D2, A3X प्लस B3Y प्लस C3Z बराबर क्या, D3। ये 3 इक्वेशन दिए हुए हैं, हमें 3 वेरिएबल्स हैं, हमें इसका सॉल्यूशन चाहिए। 2 मेथड है, डिस्कस दोनों करेंगे, क्वेश्चन हम लोग एक ही से करेंगे। लेट अस नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। जो मेथड पहले डिस्कस करने जा रहे हैं नाम है उसका मैट्रिक्स मेथड, पहला है ये, ठीक है। यहां तरीका देखो क्या है, इन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में से एक्स वाई जेड को के कोफिशिएंट्स को पकड़ के एक मैट्रिक्स बनाओ, उसे क्या बोलो, ए, और इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 और C3। दूसरा मैट्रिक्स लो B या X ले लो, उसमें सारे वेरिएबल्स को अरेंज करो। तीसरा मैट्रिक्स लो B, जिसमें सारे कांस्टेंट को अरेंज करो, D1 D2 D3। अब देखो यहां पर क्या है, जब आपको यह सिस्टम इक्वेशन दिया हुआ है, आप मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, Ax इक्वल टू B, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, कांस्टेंट से इक्वेट करेंगे। लेकिन यहां पे कुछ कंडीशन है, पहले उसको समझना है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 है तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स होने के साथ ही जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 हो, आप क्या लिख दोगे, या तो नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन ये है। दूसरा है जब डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉन जीरो, तब इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का, x इक्वल टू A इनवर्स B। ये देखो ये कहां से आया है, ये मैं बता देता हूं। ये अपना सॉल्यूशन है ax इक्वल टू B, इसमें दोनों तरफ A इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, A इनवर्स ax इक्वल टू क्या, BA इनवर्स। अब क्या होगा, A इनवर्स A इंटू क्या, x इक्वल टू A इनवर्स B। याद करो जब A और B एक दूसरे के इनवर्स थे, AB इक्वल टू BA इक्वल टू क्या था, I, तो A इनवर्स AB क्या होगा, ये I है क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां से क्या मिला, A इनवर्स B, और I क्या है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये आंसर आपका क्या आ जाएगा, x इक्वल टू A इनवर्स B। ये मेथड आपको स्कूल का टीचर कराएगा। इस मेथड के साथ दिक्कत ये है, ये एक तो लेंदी है, टाइम टेकिंग है, और थोड़ा सा इसमें आपको इनवर्स अगर आप एडजॉइंट से भी निकालो तो 3 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, 3/3 का एडजॉइंट निकालने में आपको टाइम लगेगा। चाहे आप रो कॉलम स्किप भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना ही पड़ेगा आपको, फिर भी टाइम टेकिंग है। लेकिन अगला मेथड जो है उसमें आपको एक छोटी सी चीज याद रखनी है, समझना उसमें बहुत कुछ है, और वो मेथड आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपको बस समझना है, याद कुछ नहीं करना है। और यहां पे दूसरा तरीका देखेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट को खोलने का, एक लेकिन अभी भी कह रहा हूं माइनर कोफैक्टर वाले तरीके से ही सॉल्व कीजिएगा, गलती होने का चांस कम रहेगा और आपका आंसर जो होगा वो एकदम एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर अभी जो तरीका देखेंगे डिटर्मिनेंट को खोलने का डिटर्मिनेंट मेथड में, वो आपको 3/3 के बाद दम तोड़ देगा, उसके बाद आप लगा नहीं पाओगे, और आपको मैक्सिमम अभी 4/4 तक सॉल्व करना है। अच्छा, जब 4/4 का मैट्रिक्स होगा उसका माइनर कितना होगा, 3/3 ऑर्डर का होगा। जैसे 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का माइनर क्या होता था आपको 2/2, तो 4/4 का क्या होगा 3/3। क्या है, डिटर्मिनेंट मेथड, ये ध्यान से समझना है, इसमें एरर कम आएगा, समझने वाला चीज ज्यादा है, रटने वाला एकदम कम।
यहां पे हमें डिस्कस करना है क्रैमर्स रूल। ये जेईई मेन एडवांस वालों के लिए बहुत ही रामबाण तरीका है। आप इससे जितना जल्दी हो सके आप आंसर निकाल लोगे, बस आपका प्रैक्टिस होना चाहिए डिटर्मिनेंट खोलने में, और डिटर्मिनेंट से और फैमिलियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो, सिस्टम ऑफ इक्वेशन लो, a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर क्या d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर क्या d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर क्या d3। तरीका यहाँ पे ये कहता है क्रैमर रूल, आप एक डिटर्मिनेंट लिखो डेल्टा, उसमें x y z के कोफिशिएंट को भर दो, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3। ये हो गया काम अपना, बस यही तक था। पहला आपने कोफिशिएंट से एक डिटर्मिनेंट लिखा। अब अगला स्टेप ये है कि आप यहां से डेल्टा 1 या डेल्टा x लिखो ताकि वेरिएबल अपना सॉल्व हो। आपको जो पसंद हो, डेल्टा 1 बोलना हो, डेल्टा x बोलना हो, जो चलो डेल्टा x ही बोल देते हैं। तो डेल्टा x लिखने का कंडीशन ये है कि इस गिवन डेल्टा में से आपको x के कोफिशिएंट को गायब करके सारे कांस्टेंट जो है उसको लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, d1 d2 d3। डेल्टा में से ही छेड़छाड़ करेंगे, बस डेल्टा ही रेफरेंस है, b1 b2 b3 c1 c2 c3। अब और दूसरा है डेल्टा 2 या डेल्टा y। तो जब डेल्टा y लिखना पड़े तो यहां भी रेफरेंस क्या होगा, डेल्टा ही होगा। डेल्टा में से y के कोफिशिएंट को गायब करो तो ये बीच वाला कॉलम पूरा गायब हो जाएगा, इसके जगह कौन आ जाएगा, d1 d2 d3। तो क्या होगा, a1 a2 a3 d1 d2 d3 b1 b2 और c1 c2 c3 है ना, c1 c2 c3। सो c1 c2 और c3। तीसरा आप डेल्टा 3 या डेल्टा z लिखो। तो डेल्टा z के लिए क्या करेंगे, डेल्टा में से ही z के कोफिशिएंट को गायब कर देंगे, वहां कांस्टेंट लिख देंगे। तो डेल्टा z क्या हो जाएगा, आपको a1 b1 c1 a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 की जगह क्या है, d1 d2 d3। ये तीन डिटरमिनेंट आपको बनाने हैं। एक तो ये कोफिशिएंट से बन जाएगा, बाकी ये दिमाग से फिर से सुनो, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, x y z निकालने के लिए हमने ये डिटरमिनेंट बनाया है। तरीका क्या है, अगर आपको डेल्टा x लिखना है तो डेल्टा का पहला कॉलम गायब करो, जो क्या है बेसिकली x का कोफिशिएंट है, उसके जगह क्या लिख दोगे, कांस्टेंट लिख दोगे। डेल्टा y लिखना है, बीच वाला कॉलम गायब करो, जो क्या है y का कोफिशिएंट है, उसके जगह कांस्टेंट लिख दो। डेल्टा z लिखना है, आखिरी कॉलम गायब करके उसके जगह कांस्टेंट लिख दो। अब अगर डेल्टा नॉन जीरो है ना, तो बस यही एक मात्र फॉर्मूला है यहां पे कि x अपॉन डेल्टा x इक्वल टू y अपॉन डेल्टा y इक्वल टू z अपॉन डेल्टा z इक्वल टू 1 बाय डेल्टा। यह एक फॉर्मूला है, आपको एक मात्र फॉर्मूला इस मेथड में, लेकिन तीन केसेस हैं। केस 1 है, अगर डेल्टा नॉन जीरो हो, सीधा सीधा लिख दो यूनिक सॉल्यूशन, और उस सूरत में इसी से आपको निकल जाएगा एक्स वाई जेड, इसी इक्वेशन नंबर 1 से। केस 2 है, जब डेल्टा 0 हो और साथ में ही डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों 0 हो, तो यहां पे आप लिखोगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और यह क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। केस 3 है, जब डेल्टा 0 हो लेकिन
एटलीस्ट एक जो हो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 आर नॉन जीरो। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? सीधा सीधा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ये था प्रोसेस। एक बार फिर से सुनो, क्वेश्चन जब करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आपने एक डिटरमिनेंट बनाया कोफिशिएंट से, फिर आपने डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड लिखा, और अगर डेल्टा नॉन जीरो है सीधा सीधा यूनिक सॉल्यूशन आएगा, डेल्टा जीरो है और साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 तीनों जीरो है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन वो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन जब डेल्टा 1 जीरो है और सॉरी डेल्टा जीरो है और साथ में डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 में से कोई भी एक नॉन जीरो है, तो क्या हो जाएगा? वो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। यही था, इसमें बस यही लिखना है, वो इनवर्स इनवर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये आप जब क्वेश्चन देखोगे अभी देखोगे 2-4 मिनट में क्वेश्चन खत्म होगा। समझाने में टाइम लगता है, क्वेश्चन देखो 2-4 मिनट खत्म होगा। क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 5। दूसरा है 2x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 9। तीसरा है 3x प्लस 2y माइनस जेड बराबर 2। ये 3 इक्वेशन दिया हुआ है। हमें वेरिएबल्स का वैल्यू पता करना है, किससे? डिटरमिनेंट मेथड से, यानी क्रैमर्स रूल को यूज करके। सबसे पहले d1 d2 d3 लिख लो, इसी से रिप्लेस करेंगे। क्या है? 5 9 2 रिस्पेक्टिवली। पहला स्टेप डेल्टा लिखेंगे कोफिशिएंट से। लिखो डेल्टा क्या हो? 1 1 1 2 1 2 3 2 माइनस 1। अब देखो ये 3/3 का डिटरमिनेंट है। जनरल तरीका बता रहा हूं जो मैक्सिमम लोग इसी से खोलते हैं, लेकिन उसी को माइनर कोफैक्टर वाले से आप अप्रोच करना। यहां भी लिखना अल्टरनेटिवली साइन चेंज होगा। फर्स्ट रो क्या हम खोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? 1 into इसको काटा इसको काटा। अब माइनर लिखने का टाइम नहीं है, सीधा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। माइनर क्या होगा? 1 2 2 माइनस 1, तो -1 और -4 खत्म हो गया। -1 into इसको काट के इसको काट दिया, क्या? 2 2 3 -1 को -2 और -6 खत्म, प्लस 1 into इसको काटा इसको काटा, क्या? 4 -3। सो डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? -5 प्लस 8 प्लस 1 इक्वल टू 4। ये क्या है? नॉन जीरो है। कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा 1 लिखना है या डेल्टा x लिखना है। डेल्टा में से किसको गायब कर दोगे? पहले कॉलम को गायब करके या x से कोफिशिएंट को गायब करके कांस्टेंट लिख लो। क्या हो जाएगा? 5 9 2 1 1 2 1 2 -1। इसको खोलो, डेल्टा x क्या हो जाएगा? पहले रो क्या हम ही खोल रहे हैं, 5 into -1 -4। देखो अल्टरनेटिवली साइन चेंज हो रहा है। अब ये तरीका जो बोला था प्लस माइनस प्लस कौन लाता था? कोफैक्टर लाता था, ठीक है। अब -1 into इसको काटा -9 -4 प्लस 1 into इसको काट दो, क्या? 18 -2 कितना हो गया? -25 माइनस प्लस 13 और प्लस 16। यहां से डेल्टा x भी कितना आ गया? 4। नेक्स्ट स्टेप डेल्टा y लिखना है। इसमें क्या करोगे आप? डेल्टा में से y के कोफिशिएंट को गायब करो। डिटरमिनेंट क्या होगा? 1 2 3 5 9 2 और 1 2 -1। ना इनवर्स निकालना, ना एडजॉइंट निकालना, कुछ नहीं निकालना, बस 2-3 डिटरमिनेंट खोलो। ये समझाने में समय लग रहा है, आप एक बार समझ जाओगे, 2 मिनट में सॉल्व होगा इससे क्वेश्चन। तो डेल्टा y क्या हो जाएगा आपको? फर्स्ट रो कैलकुलेट करो तो 1 into -9 -4 -5 into इसको काटा -2 -6 और प्लस 1 into क्या? इसको काट दो 4 -20, ये 4 -27।
ये हो गया। तो डेल्टा वाई कितना हो गया, -13 प्लस 40 और -23। तो यहां से डेल्टा वाई भी कितना आ गया, 4। अगला और आखिरी स्टेप डेल्टा जेड लिखना है। डेल्टा में से आखिरी कॉलम गायब करो, कांस्टेंट लिख दो। तो वही कर रहे हैं, 1 2 3 1 1 2 5 9 2। इसको भी फर्स्ट रो के अलोंग खोलो, क्या होगा, 1 इंटू -2 2 -18 2 -18। उसके बाद -1 इंटू, इसको काट दो इसको काट दो, क्या बच जाएगा, 4 -27 प्लस 5 इंटू क्या, इसको काटा 4 -3। तो यहां से डेल्टा जेड कितना आ गया, 16 सॉरी -16 और +23 और +5। तो यहां से डेल्टा जेड आ गया आपको 12। यूनिक सॉल्यूशन पता है, डेल्टा एक्स पता है, डेल्टा वाई पता है, डेल्टा जेड पता है, फॉर्मूला भी पता है, x इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा, z इक्वल टू डेल्टा जेड बाय डेल्टा। तो x क्या आ जाएगा, 4/4 बराबर 1, y भी क्या होगा, 4/4 बराबर 1 और z क्या हो जाएगा, 12/4 बराबर 3। देखो ना इनवर्स निकालना पड़ा ना एडजॉइंट निकालना पड़ा, बस मैट्रिक्स को हमने खोला, सॉरी डिटर्मिनेंट को हमने खोला। यही बोल रहा था कि अल्टरनेटिवली जो साइन चेंज होता है। ये तरीका आप 3/3 तक लगाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 4/4 का सॉल्व करना आएगा आपको वही मैनर्स और फैक्टर वाला यूज करना है और उससे आप आंसर आपका एकदम सही आएगा। और वो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप जो है ना सेकेंड रो के अलोंग भी खोल के देखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। वो जो उस क्वेश्चन में बोला था आपको वो करके देखना। होप दिस वीडियो वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस एंड तब तक के लिए क्या, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग स्टार्ट करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कैलकुलस का बिगिनिंग है एकदम। ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय।